शक्ति अस्पताल पहुंची तो विनय उसे एचआर के केबिन में ही मिला। एचआर ने शक्ति को देखा तो उसे अंदर आने के लिए कहा और अपने सामने पड़ी कुर्सी की ओर इशारा करते हुए बोली, शक्ति, आपके सारे ड्यू बिल्स डॉक्टर जैन ने भर दी हैं। बाकी आपकी मदर इस ऑपरेशन से जब रिकवर कर जाएं तो आप चाहें तो उन्हें घर ले जा सकती हैं। हम सारा सेटअप आपके घर पर करवा देंगे। एचआर की बात सुनकर शक्ति ने हैरत से पहले विनय और फिर एचआर को देखा। क्या ममा को होश, मेरा मतलब है उनका कोमा? अटैक आने से पहले उन्हें कुछ देर के लिए होश आया था शक्ति। नर्स ने हमें बताया कि कोई उनसे मिलने आया था, जिसके बाद उन्हें अटैक आया। हम देखेंगे जब उन्हें होश आएगा तो क्या स्थिति रहती है। वैसे डॉक्टर जैन ने कहा कि अगर हम आपके घर पर सारी अरेंजमेंट कर देंगे तो भी वो ठीक रहेंगी। एचआर ने कहा तो शक्ति ने धीमे से सिर हिला दिया। उसने विनय की ओर देखा और धीमे से बोली, थैंक यू विनय, तुमने जो किया मैं उसका एहसान। शक्ति, तुम्हें बात बात में ये कहने की ज़रूरत नहीं है। विनय ने उसे बीच में रोका तो उसने अपना हाथ ऊपर कर अपनी बात पूरी करने देने के लिए कहा और बोली, सच कह रही हूँ विनय, मैं ये एहसान तो नहीं उतार सकती, लेकिन ये उधार चुका सकती हूँ। अपना फ़ोन चेक करना प्लीज़। इतना कह शक्ति ने अपना फ़ोन निकाला और कुछ मिनट उसमें छेड़छाड़ कर विनय को अपना फ़ोन चेक करने के लिए कहा। विनय के फ़ोन में आवाज़ हुई तो उसने अपने स्क्रब की जेब से अपना फ़ोन निकाला और देखा कि शक्ति ने उसमें अस्पताल के बिल के जो पैसे उसने भरे थे वो ट्रांसफ़र किए थे। उसने हैरत से शक्ति की ओर देखा और कुछ कहने को हुआ ही था कि शक्ति ने उसे एक बार फिर रुकने का इशारा किया और मुस्कुरा दी। तुम मेरी दोस्त हो, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है विनय, और मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से हमारी दोस्ती में कोई फ़र्क आए। शक्ति ने कहा तो विनय ने आगे कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि शक्ति कितनी स्वाभिमानी थी। उसने अपना फ़ोन वापस रखा और उसकी ओर देखकर बोला, ठीक है, लेकिन कभी भी मदद की ज़रूरत हो तो हिचकिचाना मत प्लीज़, दोस्ती के लिए। विनय ने कहा तो शक्ति ने मुस्कुराकर धीमे से सिर हिला दिया। शिव और परंपरा गाड़ी में बैठे और कपूर मैंशन के लिए निकल गए। शिव ने आधिराज को अब भी अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था और वो उसके कंधे पर अपना सिर टिकाए खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके सिसकने से अब भी कभी कभी उसका बदन हिल जाता था। आदि और अनघा की नैनी मिताली की गाड़ी से उनके पीछे ही चल रही थी। शिव ने आदि को अपने से थोड़ा और सटाया और उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा था? उसने सवाल किया तो अपनी अंगूठी देखने में व्यस्त परंपरा ने उसकी ओर अजनबियत से देखा। तुमने कुछ कहा? तुम अच्छे से जानती हो परंपरा कि मुझे अपनी बात दोहराने की आदत नहीं है। अब सीधे सीधे बताओ कि तुम्हें किसने कहा था कि वो अंगूठी बेचने आई है? शिव ने उसकी ओर जलती हुई आंखों से देखते हुए पूछा तो परंपरा ने उसे कुछ पल देखा, फिर अपने हाथ नीचे करते हुए बोली, मैंने सखीजा को उस अंगूठी का डिज़ाइन बताया था। ये इत्तेफाक था कि शक्ति उसकी शॉप पर आई। उसे बना बनाया डिज़ाइन मिल रहा था, इसलिए उसने मुझे बुला लिया। परंपरा ने कहा, लेकिन शिव अच्छे से जानता था कि परंपरा झूठ कह रही है। उसने एक गहरी सांस भरी और परंपरा की आंखों में देखकर कठोरता से बोला, परंपरा, शक्ति को परेशान करना मेरी जिम्मेदारी बस। अगर तुमने उसे परेशान करने का सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शिव की आवाज में धमकी सुन परंपरा ने उसे घूर कर देखा और बोली, तुम उसे परेशान करोगे? तुम? इस अंगूठी की आधी रकम तुम उसे दे चुके हो और ऐसा कर उसकी मुश्किलें आसान कर दी हैं तुमने, और तुम कह रहे हो कि उसे परेशान करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है? रियली शिव? परंपरा ने ताना मारा तो शिव गुस्से से जल उठा। उसने आदि को अपनी गोद में बिठाकर एक हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ से उसकी ओर उंगली उठाते हुए बोला, मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है परंपरा। मैं आखिरी बार तुम्हें वार्न कर रहा हूं, शक्ति से इतनी दूर रहना कि मुझे बीच में ना आना पड़े। शिव ने कहा तो परंपरा गुस्से में उफनती कुछ देर उसे देखती रही, फिर उसने गहरी सांस भर हामी में सिर झटका और फिर उसकी तरफ से मुंह फेर लिया। शिव की गाड़ियां कपूर मैंशन में रुकीं तो शिव ने अपनी ओर का दरवाज़ा खोला और आदि को अपनी बाहों में थामे गाड़ी से नीचे उतर सीधे अंदर जाने बढ़ गया। परंपरा अपनी तरफ से नीचे उतरी तो मिताली भी अपनी गाड़ी से बाहर आई और परंपरा के करीब आते हुए बोली, तुमने क्या कहा शिव से? मिताली का सवाल सुन परंपरा ने उसकी ओर देखा। मतलब ये कि अभी सगाई होने में कुछ दिन ही हैं। ऐसा कुछ मत करना जिससे शिव अपने फैसले से पीछे हटे। इतना कह मिताली ने अपनी आंखों पर चश्मा वापस चढ़ाया और कपूर मैंशन के अंदर जाने बढ़ गई।
परंपरा ने आंखें बंद कर एक गहरी सांस भरी और फिर अपना बैग हाथ में कस के पकड़ अंदर चली गई। शक्ति और विनय उसके केबिन में बैठे हुए थे। शक्ति कहीं खोई सी उसके केबिन की खिड़की से बाहर झांक रही थी। विनय ने उसके सामने कॉफी का कप किया और बोला, शक्ति, मैं सोच रहा था कि एक दिन तुम, मैं और मीनल कहीं लंच करने चलें। शक्ति ने विनय की ओर सिर उठाकर देखा और कप पकड़ते हुए बोली, कर सकते हैं, लेकिन विनय, उसे बताना मत कि मैं। विनय ने शक्ति की बात सुनी तो इनकार में सिर हिला दिया। तुम कब तक छुपा लोगी सबसे? जब तक छुपा सकती हूँ। तुम्हारे हस्बैंड का गुस्सा हम दोस्तों पर क्यों निकाल रही हो शक्ति? नाराजगी से कहा तो शक्ति की आंखें नम हो गईं। ऐसा नहीं है विनय, मैं, कहते हुए शक्ति का गला भर आया। वो कुछ और कहने जा ही रही थी कि विनय के केबिन के दरवाजे पर दस्तक हुई। विनय ने जो भी है उसे अंदर आने के लिए कहा तो एक नर्स आई और उसने बताया कि भूमिका को उसके रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। शक्ति ने सुना तो हैरत और खुशी से विनय की ओर देखा और फिर उठकर खड़ी हो गई। विनय ने उसे ऐसे देखा तो धीमे से मुस्कुराया और फिर उसके साथ भूमिका के रूम की ओर बढ़ गया। शक्ति और विनय रूम में पहुंचे तो देखा भूमिका मशीनों के तारों से घिरी हुई है। शक्ति ने भूमिका के मलिन चेहरे को देखा तो विनय का हाथ पकड़ लिया। विनय, ममा को होश आया था ना अटैक के पहले? वो अब दवाओं के असर के बाद जाग जाएंगी ना? शक्ति की आवाज में बेचैनी और डर साफ थे। विनय ने शक्ति के कंधे पर हाथ रखा और उसे दिलासा देते हुए बोला, चिंता मत करो शक्ति, आंटी ठीक हो जाएंगी। विनय ने कहा तो शक्ति ने उसकी ओर उम्मीद भरी आंखों से देखा और धीमे से मुस्कुराकर सिर हिला दिया। विनय ने उसे वापस चलने का कहा और फिर उसे लेकर अस्पताल से बाहर आ गया। शक्ति ने उसकी ओर देखा और उसके हाथ थामकर बोली, विनय, मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया करूं समझ नहीं आता। प्लीज मेरे पीछे ममा का ध्यान रखना। शक्ति, पहले तुम पैसों की वजह से परेशान थी, लेकिन अब तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि आंटी के साथ अपना इलाज भी करवा सको तो क्यों नहीं करवा रही हो? अधीरता से कहा तो शक्ति ने एक गहरी सांस भरी और फिर आंखें बंद कर उसे छोड़ते हुए बोली, मेरे जिंदा रहने की वजहें खत्म हो गई हैं विनय, तुम कायर बन रही हो। शक्ति, कायर तो कायर ही सही, मगर अब बस हो गया। मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं लाख कोशिशें कर लूँ, लेकिन जो भी हुआ उसे भुला नहीं पाऊंगी और उसे साथ लेकर जीते रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। कहते हुए शक्ति की आवाज़ भर आई तो उसने खुद को संभाला और फिर मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन विनय, जब तक मैं हूँ अपनी जिंदगी अपने लिए अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। विनय ने शक्ति की बात सुनी तो निराशा से अपने हाथ झटके और उसके कंधे पकड़ते हुए बोला, यार शक्ति, क्यों तुम ऐसा कर रही हो? वो आगे भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके मन में उमड़ते हजारों ख्यालों से वो कुछ ऐसा वाक्य नहीं बना पाया जिससे वो शक्ति को जीती रहने के लिए मना सके। उसने आगे बढ़कर शक्ति को गले लगाया और फिर उसके बालों और पीठ पर हाथ फेरते हुए बोला, मैं हमेशा यहीं मिलूंगा शक्ति, प्लीज लौट आओ अपनी इस निराशा से। विनय की आवाज़ रूहासी हो उठी थी। शक्ति हैरान थी उसे इस तरह पेश आते देख, लेकिन वो जानती थी कि वो उसका दोस्त है, इसलिए इस तरह से व्यवहार कर रहा है। उसने विनय की पीठ पर हाथ फेरा और फिर उससे अलग होते हुए बोली, अच्छा विनय, मैं निकलती हूँ, काफ़ी देर हो गई है, घर पहुंचकर कुछ काम भी देखना है और ट्रिप की प्लानिंग भी। शक्ति कहते हुए धीमे से हंसी तो विनय भी हंस दिया। शक्ति की कैब आ चुकी थी। वो कैब में बैठी तो विनय ने उसके लिए दरवाजे बंद किए और फिर उसकी खिड़की पर झुकते हुए बोला, अपने खाने पीने का ध्यान रखना और दवाएं समय पर लेती रहना। विनय ने कहा तो शक्ति ने हामी भरी और फिर कैब ड्राइवर से गाड़ी आगे बढ़ाने का कह सीधी बैठ गई। उसके जाते ही विनय भी पलटा और अस्पताल के अंदर आ गया। शक्ति अस्पताल से वापस मड आइलैंड वाले बंगले पर पहुंची। रात गहरी हो गई थी। उसने घड़ी में समय देखा तो 9 बजने में कुछ देर बची थी और बाहर एक बार फिर बादल घिरने लगे थे। अंदर आ शक्ति ने दरवाजे बंद किए और पलटी ही थी कि उसे हल्की अंधेरे में किसी की परछाई सी नजर आई। शक्ति ने घबराकर दरवाजे वाली दीवार पर लगा स्विच ऑन किया तो एक पल के लिए हैरान हुई, लेकिन अगले ही पल गुस्से से भर गई। शिव था। सोफे पर अपने पैर पर पैर रखे और बाएं हाथ की उंगलियों पर अपना माथा टिकाए एक टक दरवाजे पर खड़ी शक्ति को देख रहा था। शक्ति ने देखा कि उसकी आंखों में ज्यादा भाव नहीं है, सिवाय एक के जिसकी अब शक्ति को आदत हो गई है, नफरत। शक्ति ने धीमे से अपना सिर झटका और फिर अपने कंधे पर टंगा स्लिंग बैग निकालकर एक ओर बढ़ते हुए बोली, यहाँ आने की वजह? शक्ति ने अपना स्लिंग बैग डाइनिंग टेबल पर पटक गिलास में पानी भरते हुए शिव की ओर देखा।
शिव अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और धीमे धीमे शक्ति की ओर बढ़ने लगा। शक्ति ने उसे अपनी ओर आते देखा तो एक पल के लिए उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ी, लेकिन वो अपनी जगह पर अडिग रही। शिव उसके करीब आकर खड़ा हुआ तो शक्ति ने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया और गिलास वापस मेज पर रख उससे दूर जाने के लिए कदम बढ़ा ही रही थी कि शिव ने उसकी बांह पकड़ी और उसके सामने आकर बोला, तुमने अंगूठी बेच दी? तुम तो कहती थी कि वो तुम्हारे लिए अनमोल है। शक्ति ने शिव की बात सुनकर उसकी ओर तंज भरी नजर से देखा और बोली, वो थी ठीक उसी तरह जैसे तुम थे। शक्ति ने कहा तो शिव की आंखें गहरा गईं। शक्ति ने उसका हाथ अपनी बाह पर से हटाया और उसकी ओर जलती हुई आंखों से देखकर बोली, लेकिन जिस तरह अब तुम्हारा मेरे जीवन में कोई मोल नहीं, उसी तरह वो अंगूठी भी एक धातु और पत्थर के सिवा कुछ नहीं थी। शक्ति की बात सुन शिव का जबड़ा गुस्से से तन गया। उसने उसकी और शक्ति के बीच की दूरी खत्म की और शक्ति को उंगली दिखाते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, भूलना मत शक्ति कि अभी हमारा तलाक हुआ नहीं है। तलाक लेना तुम्हारा फैसला है और तुम्हें वो लेना ही होगा शिव, क्योंकि अगर तुमने तलाक नहीं लिया तो तुम परंपरा से शादी कैसे कर पाओगे। शक्ति ने ताना कसा तो शिव की मुट्ठियां कस गईं। वो कुछ और कहने के लिए हुआ ही था कि उसकी नजर शक्ति के चेहरे पर पड़ी। उसके माथे पर पसीना उभरा हुआ था। उसे देखकर समझ आ रहा था कि वो किसी तकलीफ में है। अचानक शिव के चेहरे के भाव बदले और वो आंखें सिकोड़ कर बोला, तुम ठीक हो? शक्ति ने शिव की ओर देखा और पीछे हटते हुए बोली, तुमसे मतलब? रास्ते से ही हो रहा उसके पेट का दर्द अब बढ़ने लगा था, लेकिन वो शिव के सामने किसी तरह का तमाशा नहीं चाहती थी, इसलिए उस दर्द को बर्दाश्त करते हुए उसके माथे पर पसीने की बूंदें बनने लगी थीं। लेकिन शक्ति को आश्चर्य हुआ कि शिव ने उससे ऐसा कुछ फिर पूछा जैसे उसे फिक्र हो। शक्ति ऊपर कमरे में जाने वाली सीढ़ियों पर बढ़ गई। शिव उसके पीछे ही था। तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है शक्ति? शिव ने पूछा तो शक्ति ने गहरी सांस भर आंखें बंद की और पलटकर शिव की ओर देखकर बोली, मैं कह चुकी हूं कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इतना कह शक्ति वापस मुड़ी, लेकिन इस बार शिव लंबे लंबे कदम बढ़ा उसके साथ जाकर खड़ा हो गया था। शक्ति ने उसकी ओर हैरत से देखा। तुम कहाँ जा रहे हो? ये मेरा घर है और मैं इसमें कहीं भी आ जा सकता हूँ, शिव ने कहा तो शक्ति ने अपनी आंखें गोल घुमाई और तेज कदमों से ऊपर कमरे में जाने बढ़ गई। शक्ति कमरे में पहुंची और अलमारी में से अपने कपड़े और बिस्तर पर से एक तकिया और ब्लैंकेट उठाकर कमरे से बाहर निकलने बढ़ गई। शिव ने उसे दरवाजे से देखा और उसके बाहर निकलने पर बोला, तुम अब भी मेरी पत्नी हो शक्ति? नाम के लिए बस, बाकी कागजों पर हम दोनों ही सिग्नेचर कर चुके हैं, शक्ति ने जवाब दिया और कमरे से बाहर निकल गई। उसके बाहर जाने के बाद शिव कमरे में आया और अपनी अलमारी में से अपने कपड़े निकालकर बाथरूम में घुस गया। कुछ देर बाद वो बाहर निकला तो उस सूने कमरे को देखकर एक गहरी सांस भरकर पलंग के कोने में जाकर खड़ा हो गया। शक्ति अपना तकिया और ब्लैंकेट ले गई थी। पूरे बिस्तर पर एक भी सिलवट नहीं थी। ऐसा लगता था मानो शक्ति यहाँ सोती ही ना हो। उसने वहां रखे लैंप चलाए कि तभी उसकी नजर उस कमरे पर पड़ी जो शक्ति ने शादी के बाद खुद के लिए तैयार करवाया था। उसने लैंप बंद किए और उस कमरे की ओर बढ़ गया। शिव ने कमरे के दरवाजे खोले और दरवाजे के पास लगे स्विच को ऑन किया और पूरा कमरा गर्म रोशनी से नहा गया। शिव इस कमरे में पहली बार आया था। उसे नहीं पता था कि शक्ति ने इस कमरे को ऐसे तैयार करवा दिया होगा। वो आंखें फाड़े कमरे के चारों ओर देख रहा था। हल्के रंग से पुती दीवारों पर बच्चों की पसंद की चित्रकारी, तरह तरह के खिलौने और बीचों बीच रखा एक कॉट। शिव ने धीमे धीमे उस कॉट की ओर कदम बढ़ाए और जाकर कॉट पकड़कर खड़ा हो गया। कॉट में एक मखमली बिछौना और एक मखमली ब्लैंकेट रखा था। शिव ने देखा कि कॉट में सिलवटें ही सिलवटें पड़ी हुई हैं। ये शिव के लिए हैरत की बात थी। क्या शक्ति यहाँ सोती है? उसके मन में जैसे ही ये ख्याल आया, उसकी पकड़ कॉट की दीवार पर कस गई। उसका जबड़ा तना हुआ था और आंखों में गुस्से से लाली उतर आई थी। उसने कॉट में रखा ब्लैंकेट उठाकर अपने सीने से लगा लिया। कुछ देर बाद उसने वो ब्लैंकेट वापस उसकी जगह पर रखा और तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। उसने दरवाजे बंद किए और अपने कमरे से बाहर निकल कमरे के बाहर गैलरी में खड़ा हो गया। शक्ति बैठक में सोफे पर बैठी अपने बैग में कुछ ढूंढ रही थी। शिव ने देखा कि शक्ति ने बैग से एक लीफलेट निकाला और उसमें से एक टैबलेट निकालकर मुंह में रखकर निगल ली। फिर उसने दवा अंदर बैग में रखी, अपना बैग एक ओर रखकर तकिया सोफे पर रख ब्लैंकेट ओढ़कर आंखें बंद कर लेट गई। ब्लैंकेट सही करते हुए उसकी नजर ऊपर गैलरी में खड़े शिव पर पड़ी तो उसकी नजर उस पर ठहर गई। दोनों हाथ रेलिंग पर टिकाए शिव उसे गहरी काली आंखों से एक टक उसकी ओर एक टक देख रहा था। शक्ति को आश्चर्य होता है अब उस पर। शिव हमेशा उसके साथ जेंटल रहा था, लेकिन पता नहीं समय ने ऐसी कौन सी करवट ली कि वो अब उतना ही उसके साथ कठोरता से पेश आने लगा है।
शक्ति कुछ देर उसकी ओर देखती रही, फिर उसने एक छोटी अदृश्य सांस छोड़ी और उसकी ओर से मुंह फेरकर करवट ले आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगी। उसने अभी दर्द की दवा ली थी, जिसके बाद उसे नींद आ ही जानी थी, लेकिन अगर वो ऐसे ही शिव के बारे में सोचती रहती तो वो दवा लेने के बाद भी नहीं सो पाती। शक्ति ने आंखें बंद की और कुछ ही देर में उसकी नींद लग गई। शिव अब भी ऊपर गैलरी में खड़ा था। उसने देखा कि शायद शक्ति सो गई है, तो धीमे कदमों से सीढ़ियां नीचे उतरा और शक्ति के करीब आकर खड़ा हो गया। वो कुछ देर शक्ति की ओर देखता रहा, फिर उसने शक्ति का स्लिंग बैग उठाया और उसमें हाथ डालकर कुछ ढूंढने लगा। उसके हाथ वो लीफलेट लगा तो उसने उसे बैग से बाहर निकाला और उस पर लिखा नाम पढ़कर अपने मोबाइल में उसे सर्च करने लगा। रिजल्ट में निकल कर आया कि वो दर्द की दवा है, तो उसने दवा वापस बैग में रखी और स्लिंग बैग एक और पटक कर रसोई में घुस गया। कुछ देर बाद वो 2 बोल्स में ओट्स बनाकर लाया और शक्ति के सिरहाने लगे सोफे पर बैठ गया। उसने दोनों बोल्स मेज पर रखे और शक्ति के कंधे पर हाथ रखकर उसे जगाते हुए बोला, शक्ति, शक्ति। शिव ने शक्ति को धीमे से हिलाया तो शक्ति कुनमुनाकर पलटी और अपने सिरहाने बैठे शिव को देख चौंक कर उठ बैठी। तुम, क्या हुआ है? शक्ति ने आंखें मिचमिचाते हुए कहा तो शिव ने एक बोल उसकी ओर बढ़ाया। ये खा लो। शिव के हाथ में ओट्स का बोल देखकर उसने आंखें सिकोड़ी और बोली, मुझे ये नहीं खाना है, मैं बाहर खाकर आई थी। इतना कह शक्ति ने अपने बालों को पीछे बांधा और फिर अपना ब्लैंकेट हटाकर शिव से दूरी बनाकर बैठ गई। शिव ने ये देखा तो उठकर उसके साथ बैठा और एक चम्मच ओट्स भरकर उसकी ओर बढ़ा दिया। चुपचाप मुंह खोलो और इसे खत्म करो, शिव ने कहा, लेकिन शक्ति अब भी अपनी जगह पर ऐंठ कर बैठी हुई थी। उसे शिव का ये व्यवहार समझ नहीं आ रहा था। जब उसने मुंह नहीं खोला तो शिव ने बोल एक ओर रखा और दूसरे हाथ से शक्ति का मुंह पकड़कर उसके मुंह में ओट्स ठूंस दिए। दर्द की दवा ले रही हो लेकिन ढंग से खाना नहीं खा सकती, शिव ने कहा तो शक्ति ने दुगनी हैरत से उसकी ओर देखा। शिव, ये क्या बदतमीजी है? शक्ति ने गुस्से से आंखें बड़ी की तो शिव ने एक और चम्मच भरी और उसकी ओर बढ़ा दी। अगर ये बोल खत्म नहीं किया तो मैं ऐसे ही करूंगा, शिव ने कहा तो शक्ति ने उसके हाथ से बोल लिया और उसे ले जाकर डस्टबिन में उड़ेल दिया। उसे ऐसा करते देख शिव ने दूसरा बोल उठा लिया। ये भी है और 2 पैकेट अंदर भी रखे हैं, शिव ने कहा तो शक्ति ने हाथ में पकड़ा बोल जोर से जमीन पर फेंका और गुस्से से कांपती आवाज में बोली, ये क्या नाटक कर रहे हो शिव? मैंने कर दिए ना तलाक के कागजों पर सिग्नेचर, फिर क्यों इस तरह से पेश आ रहे हो जैसे बहुत परवाह है तुम्हें? शक्ति कहते हुए रुआंसी हो उठी थी। उसे ऐसे पेश आते देख शिव ने एक कदम उसकी ओर बढ़ाया, लेकिन शक्ति ने अपने हाथ का इशारा कर उसे रुकने के लिए कहा और बोली, एक समय था जब मैं तुमसे रुकने के लिए कहा करती थी, लेकिन अब नहीं। आज मैं तुम्हें न रुकने के लिए कहना चाहती हूँ और ना ही जाने के लिए कह सकती हूँ। इसलिए प्लीज अगर यहाँ रुके हो तो ऐसे रहो जैसे मैं यहाँ नहीं हूँ। प्लीज कुछ दिन और बर्दाश्त कर लो, उसके बाद मैं तुम्हारे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी, हमेशा हमेशा। कहते हुए शक्ति रोने की कगार पर थी। शिव अपनी जगह पर खड़ा निर्भाव आंखों से शक्ति की ओर देख रहा था। उसने शक्ति को इस तरह पेश आते कभी नहीं देखा था। उसने शक्ति की ओर एक कदम बढ़ाया तो शक्ति उससे मुंह फेर कर खड़ी हो गई। शिव ने एक गहरी सांस भरी और फिर तेज कदमों से ऊपर कमरे में जाने बढ़ गया। उसकी जाने के बाद शक्ति ने एक चैन की सांस ली और डाइनिंग की कुर्सी पर अपना सिर पकड़कर बैठ गई। उसे वाकई में शिव समझ नहीं आ रहा था। कल तक उसे फूटी कौड़ी देने को राजी नहीं था, उसने आज उसके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए डलवा दिए और एलिमनी देने के लिए भी तैयार है। और अभी कुछ देर पहले वो उसके लिए ओट्स बनाकर लाया। क्यों? शक्ति अभी अपने ख्यालों में डूबी अपने हाथों की मुट्ठियों पर टिकाए बैठी ही थी कि उसे सीढ़ियों पर आहट सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो शिव अपने कपड़े बदलकर नीचे उतर रहा था। उसे ऐसे देख शक्ति उठकर खड़ी हुई तो शिव ने एक नजर उस पर डाली और फिर बगैर कुछ कहे वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद शक्ति ने एक चैन की सांस ली और फिर ऊपर अपने कमरे में जाने के लिए बढ़ गई। शिव जुनून पहुंचा तो सब लोग हैरान रह गए। शिव महीनों से जुनून नहीं आया था और सईद और अनिल ही थे जो सारा काम देख रहे थे। शिव को देखकर मैनेजर उसके पास हड़बड़ाते हुए पहुंचा और बोला, सर आप यहाँ? यहाँ सब ठीक है? जी सर, जी आप जाइए, मैं आपके लिए सब भेजता हूँ। शिव ने हामी में सिर हिलाया और फिर तेज कदमों से अपने स्वीट के फ्लोर पर ले जाने वाली लिफ्ट की ओर बढ़ गया। शिव ने स्वीट के अंदर जाकर दरवाजे बंद किए और फिर अपनी आस्तीनें चढ़ाते हुए जाकर उस मस्टर्ड रंग की बड़ी सी आरामदायक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। उसके दिमाग में शक्ति की कही कड़वी बातें घूम रही थीं। गुस्से से उसका जबड़ा तना हुआ था और हाथों की मुट्ठियां कसी हुईं। वो एक मुट्ठी बार बार अपनी कुर्सी के हत्थे पर मार रहा था। उसके अंदर तूफान था जो किसी भी समय फट सकता था।
उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां कसी और उन पर अपना माथा टिकाकर बैठ गया। उसकी आंखों में बार बार शक्ति का चेहरा घूम रहा था। तब का जब वो उसे ज्वेलरी शॉप में थी, तब का जब वो ज्वेलरी शॉप के बाहर कांच की दीवार से उसकी ओर देख रही थी, तब का जब वो उसके सामने पसीने से लथपथ चेहरा लिए खड़ी थी और उसके बजा भर पूछने पर गुस्से से भर गई थी। स्वीट के दरवाजे खुले और सुदेश के साथ आए स्टाफ ने एक ट्रे ट्रॉलर लाकर उसके सामने रख दिया। शिव ने उन सबको जाने के लिए कहा और सुदेश से बोला कि उसे कोई परेशान ना करे। सुदेश ने सिर झुकाया और फिर वहां से निकल गया। सुदेश के जाने के बाद शिव ने अपने ग्लास में विस्की डाली और फिर बगैर पानी मिलाए ही उसे एक घूंट में गटक गया। शराब का तीखापन गले में उतरते ही उसका मुंह बन गया और उसने गुस्से से उस ग्लास को उठाकर दीवार पर फेंक दिया। गिलास चकनाचूर होकर जमीन पर बिखरा तो शिव ने हथेलियों में अपना चेहरा भरा और एक घुटी हुई आवाज में शक्ति का नाम लेकर चीख उठा, डैड, ये किस मुसीबत में फंस गया हूं मैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है डैड कि मैं इस मुश्किल से कैसे बाहर निकलूं। कहते हुए शिव रो पड़ा। उसे वो दिन भुलाए नहीं भूलता जब शक्ति को किडनैप कर लिया गया था और उसे बचाते हुए राज ने अपनी जान दे दी थी। तब जब शिव और राज भूमिका से मिलकर शक्ति को वापस ले गए थे, राज ने बाहर आज शिव और शक्ति को घर जाने के लिए कहा और बोला कि वो दोनों आराम से जाकर बात करें और अपने जीवन को एक मौका दें। उसने शक्ति को बताया कि उसकी माँ को वो बहुत पहले से जानता है और वो राज की सबसे अच्छी दोस्त थी। ये सुनकर शिव और शक्ति दोनों को ही आश्चर्य हुआ। वो दोनों ही नहीं जानते थे कि उनके माता पिता के इस तरह के दोस्त भी रहे होंगे, विशेषकर शक्ति। उसने कभी भूमिका से राज का जिक्र नहीं सुना था। उसने हैरत से राज की ओर देखा तो उसने शक्ति के सिर पर हाथ रख दिया। शक्ति, तुम्हारी मम्मा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और उनके पापा मेरे बाबूजी के लीगल एडवाइजर। हमारे परिवारों की अच्छी मेलजोल थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा समय आया कि वो दोनों हमसे दूर हो गए। लेकिन देखो, हमारी किस्मत हमें फिर से मिला ही दिया, और वो भी इतनी खूबसूरती से। राज ने कहा तो शक्ति ने नम आंखों से उसकी ओर देखा और फिर झुककर उसके पैर छू लिए। राज ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, शक्ति, तुम्हें कभी भी कोई जरूरत हो मुझे अपना समझकर बताना बेटा, मैं हूं हमेशा तुम्हारे लिए। जी, कहते हुए शक्ति ने सिर हिलाया और रुक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो राज को क्या कहकर संबोधित करे। राज ने उसे अचकचाते हुए देखा तो मुस्कुराकर उसके गाल पर थपकी दी और बोला, तुम चाहो तो मुझे वही कहकर बुला सकती हो शक्ति, जो अपने पिता को कहकर बुलाती थी। शक्ति ने राज की बात सुनी तो हैरानी से उसकी ओर देखा और धीमे से बोली, पापा। कहते हुए शक्ति की आवाज भर आ गई थी। उसके जीवन का स्तंभ, उसकी प्रेरणा उसके पिता थे, जिनके सम्मान के लिए उसने वकालत पढ़ी थी। शक्ति ने राज को पापा कहकर पुकारा तो राज ने आगे बढ़कर उसका सिर अपने सीने से लगाया और उसके सिर पर हाथ फेरकर बोला, बेटा, तुम नहीं जानते कि मैं कितना खुश हूं आज। शुक्रिया हमारी जिंदगी में आने के लिए, राज ने कहा और शिव की ओर देखकर अपना हाथ बढ़ा दिया। शिव, जो अब तक दूर खड़ा उन दोनों को देख रहा था, वो राज के करीब आया और उसके सीने से लग गया। जैसे ही शिव को वो दिन याद आया, वो अपने घुटनों पर गिर पड़ा और अपना चेहरा हथेलियों में छुपाए हुए ही रोते हुए बोला, आपने शक्ति से तो वादा कर दिया था डैड, लेकिन मेरा क्या? उसके लिए आपने अपनी जान दे दी, लेकिन मेरा क्या डैड, मेरा क्या? रोते हुए शिव की आवाज कांपने लगी थी। उसने अपने चेहरे से हथेलियां हटाईं और सामने लगी राज की तस्वीर को देखकर बोला, डैड, मैं आ रहा था ना उसे बचाने के लिए, फिर आप क्यों? आपने देखा आज उसने मुझसे किस तरह बात की। वो मुझसे नफरत करने लगी है डैड, नफरत। अभी शिव रो ही रहा था कि उसे फिर अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। शिव ने सिर उठाकर देखा तो राज मुस्कुराता हुआ उसके सामने खड़ा था। शिव ने उसे देखा तो जल्दी से खड़ा हुआ और उसके गले लग गया। डैड, वो मुझसे... श्श, ऐसा मत कहो शिव, वो तुमसे कभी नफरत नहीं कर सकती। वो करती है डैड, वो करती है। वो मुझे एक पल भी बर्दाश्त नहीं करती अब। जानते हैं ना आज क्या हुआ? शिव ने राज के कंधे पर सिर टिकाए हुए कहा तो राज ने उसकी पीठ सहलाई और उसे कुर्सी पर बैठाते हुए बोला, उसके साथ जो भी हुआ शिव, उसके बाद उसका इस तरह पेश आना कोई हैरत की बात नहीं है। एक एक कर उसने अपने हर एक रिश्ते को खो दिया, और तुमने भी तो उसे यूं बीच रास्ते में छोड़ दिया। ऐसे में तुम उम्मीद भी कैसे कर सकते हो कि वो नॉर्मल रहे, तुमसे अच्छे से पेश आए? मैं जानता हूँ डैड, मैंने जो किया, मैं... कहते हुए शिव रुक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद को क्या कहकर जस्टिफाई करे। उसने राज की ओर देखा और कातर आवाज में बोला, आप जानते हैं ना डैड कि मैंने ये क्यों किया? हाँ बेटे, मैं जानता हूँ,
लेकिन शक्ति नहीं जानती। तुम उसे सच बता देते तो आज तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती, राज ने कहा तो शिव ने उसकी ओर बेचैनी से देखा। लेकिन डैड, उसे सच पता चलता तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती डैड, शिव ने कहा तो राज ने उसके सिर पर हाथ रख दिया। शिव, एक बात हमेशा याद रखना, उससे अलग होने के बाद भी उससे अलग मत होना। उसका तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। जानता हूँ डैड, और ये भी जानता हूँ कि मेरा भी उसके सिवा कोई नहीं है। इतना कह शिव ने दर्द से आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो शिव चौंक कर जागा। उसके आसपास कोई नहीं था। राज फिर उसके ख्यालों में आया था। उसने निराशा से सिर झटका और फिर दरवाजे की ओर बढ़ गया। दरवाजे पर सुदेश था। उसने अपने साथ आए स्टाफ को अंदर जाने के लिए इशारा किया तो वो खाने का ट्रॉलर लेकर अंदर गया और पुराना ट्रॉलर लेकर बाहर निकल गया। बाहर जाने से पहले उसने जमीन पर बिखरा कांच समेट दिया था। सुदेश ने शिव को गुड नाइट कहा और सिर झुकाकर वहां से निकल गया। शिव ने पलटकर ट्रॉलर को देखा और जाकर प्लेट्स के ऊपर रखे ढक्कन हटा दिए। उसमें एक लिड के नीचे मसाला दही था और एक लिड के नीचे पूरन पोली, शक्ति का फेवरेट खाना जो उसने सबसे पहली बार मंगाया था। खाने को देख शिव के जहन में एक बार फिर उस दिन वाली शक्ति घूम गई जब वो उसे ब्याह कर इस स्वीट में ले आया था। अपने आप में सिमटी सकुचाई सी शक्ति उसके सामने पड़े सोफे पर बैठी थी और किसी बच्चे की तन्मयता से खाने का स्वाद ले रही थी। शक्ति का वो रूप याद कर शिव के होठों पर मुस्कान आ गई और आंखों में नमी भी। शक्ति किताब ऊपर रखे सो गई थी। हालांकि वकालत करने का उसका सपना अब अधूरा रह जाना था, लेकिन उसे कानूनी किताबें पढ़ना पसंद था, इसलिए वो अक्सर ऐसी किताबें उठाकर सोने जाती थी जिनमें पुराने वकीलों के अभिलेख छपे हुए होते हैं। रात के 2:30 बज रहे थे। शक्ति की नींद लगी ही थी कि उसका फोन बज उठा। जब से वो इस घर में अकेली रहने लगी है और भूमिका बीमार हुई है, तब से वो अपना फोन कभी साइलेंट पर नहीं रखती है। न जाने अस्पताल में कब उसकी जरूरत पड़ जाए। शक्ति ने अपनी बाईं तरफ रखा मोबाइल उठाया और उसे कान से लगा लिया। हेलो शक्ति, मैं विनय। ओ सॉरी विनय, मैंने देखा नहीं था। क्या हुआ, इतनी रात को फोन किया? शक्ति ने जम्भाई लेते हुए पूछा तो विनय एक पल के लिए रुका और बोला, मैं तुम्हें सीसीटीवी का एक क्लिप भेज रहा हूँ, देखकर बताओ क्या तुम इस शख्स को जानती हो? विनय ने कहा तो शक्ति ने उसे कुछ देर रुकने के लिए कहा और अपने मोबाइल में विनय का व्हाट्सएप खोल लिया। अस्पताल में भूमिका का कमरा दिख रहा था। शक्ति ने देखा कि एक आदमी सिर पर टोपी पहने और मुंह पर मास्क लगाए उसके कमरे में गया और फिर कुछ देर बाद बाहर निकल आया। उसके जाने के कुछ देर बाद ही नर्स और डॉक्टर्स तेजी से भूमिका के कमरे की ओर भागे। शक्ति ने मोबाइल वापस कान से लगाया और बोली, विनय ये? हाँ शक्ति, इसी आदमी के जाने के बाद आंटी को अटैक आया था। उस दिन नर्स ने जब बताया कि कोई आंटी से मिलने आया था तो मैंने सीसीटीवी की जांच करवाई जिसमें ये वीडियो मिला। क्या तुम जानती हो ये कौन है? मैं नहीं जानती विनय। मैंने ममा को कभी किसी रिश्तेदार या दोस्त के बारे में बात करते नहीं सुना और वीडियो में वो साफ दिख भी नहीं रहा है, शक्ति ने कहा तो विनय ने एक छोटी सांस छोड़ी और बोला, मैंने नर्स से और भी सवाल किए थे लेकिन उसे नहीं पता कि ये कौन था, कब आंटी के कमरे में गया। वो आंटी के लिए सलाइन लेकर लौट रही थी तब उसने किसी को उनके कमरे से निकलते देखा, लेकिन वो उसे रोकती तब तक वो जा चुका था। विनय ने कहा तो शक्ति के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। तुम कहाँ हो? मैं घर पर हूँ। अभी ये क्लिप सिक्योरिटी वाले लड़के ने भेजी तो तुम्हें भेज दी, विनय ने कहा। ममा को होश कब तक आएगा? अगर सब ठीक रहा तो सुबह तक। अगर सब ठीक रहा से मतलब? विनय की बात सुनकर शक्ति ने आंखें सिकोड़कर पूछा तो विनय ने अपना माथा खुजाया, बोला, मैंने उनके स्कैन्स देखे शक्ति, पॉसिबिलिटी है कि वो एक बार फिर कोमा में जा सकती हैं। हमें सुबह तक का इंतजार करना होगा, विनय ने कहा तो शक्ति उदास हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी किस्मत के साथ क्या मुश्किल है। जब उसे लगता है कि उसे इस तरह की जीवन की आदत हो रही है, कुछ और उससे भी बड़ा हो जाता है। उसने अपनी आईब्रो रगड़ी और बोली, विनय, मैं अस्पताल के लिए निकल रही हूँ, तुम सुबह मुझसे मिलोगे तब बाकी की बातें करते हैं। इतना कह शक्ति ने अपने पैरों पर से चादर हटाया और पलंग से नीचे उतर बाथरूम में घुस गई। शिव अपने बिस्तर पर टिककर बैठा हुआ था। शायद उसकी आंख लग गई थी। उसके बेड के साइड टेबल पर रखा मोबाइल लगातार चमक रहा था, लेकिन साइलेंट पर होने के कारण उसकी नींद नहीं तोड़ पा रहा था।
कुछ देर बाद उसके दरवाजे पर दस्तक होने से उसकी नींद टूटी तो वो आंखें मलते हुए उठकर सीधा बैठा। उसने अपने हाथ में बंधी घड़ी देखी, रात के 3 बज रहे थे। दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई तो शिव पलंग से नीचे उतरा और दरवाजे की ओर बढ़ गया। शिव ने दरवाजे खोले तो देखा सामने सईद खड़ा है। उसने सईद को देखकर चिढ़ते हुए मुंह बनाया और एक ओर हो गया ताकि सईद अंदर आ सके। सईद अंदर आया तो शिव ने दरवाजे बंद किए और उसकी ओर देखकर बोला, इतनी रात को क्या हुआ सईद? जरूरी था, ये आपको पता होना ही चाहिए। सईद ने कहा तो शिव ने असमंजस से उसकी ओर देखा। सईद ने अपना मोबाइल खोला और उसकी स्क्रीन पर एक वीडियो चलाकर उसके सामने कर दिया। शिव उसके करीब आया और उसका मोबाइल हाथ में लेकर वो वीडियो देखने लगा। उसने 2-3 बार उस वीडियो को पीछे कर जूम करके देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने सईद से वो वीडियो उसे भेजने के लिए कहा और बोला, कौन है ये? नहीं मालूम। उसका चेहरा इस तरह से छुपा हुआ है कि अगर उसके पास से भी कोई गुजरा होगा तो भी नहीं देख पाया होगा। सईद ने कहा तो शिव ने अपने माथे को रगड़ा और बोला, कुछ लोगों को 24 घंटों के लिए वहां रहने के लिए बोल दो। वो एक बार आया है तो दोबारा भी आएगा। सुबह सब जगह दबी जुबान में खबर होनी चाहिए कि वो होश में है। जी, हो जाएगा। सईद ने कहा तो शिव ने उसे वहीं छोड़ा और बार की ओर बढ़ाई था कि सईद ने उसे रुकने के लिए कहा। एक बात और है, सईद ने कहा तो शिव ने पलटकर उसकी ओर देखा। सईद उसके करीब पहुंचा और अपना फोन उसके सामने कर दिया। शिव ने नजरें फोन की ओर की तो एक तस्वीर देखकर चौंक गया। उसने सईद की ओर आंखें सिकोड़ कर देखा। मैंने पता करवाया था, वो उनके स्कूल के समय का दोस्त है और इसी अस्पताल में डॉक्टर है। सईद ने कहा तो शिव ने उसका फोन हाथ में लिया और उस तस्वीर को बड़ा करके देखा। शक्ति एक सुंदर से नौजवान के साथ अस्पताल की कैंटीन में बैठी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी जिसे देखने के लिए शिव तरस गया था। वो लड़का शक्ति का हाथ थामे था। ये देख शिव अंदर से जल उठा। उसने अपने हाथ में पकड़ा फोन जमीन पर फेंकने के लिए हाथ उठाया ही था कि सईद ने आगे बढ़कर जल्दी से अपना फोन उसके हाथ से ले लिया। सॉरी साहब, लेकिन ये, सईद ने हिचकिचाते हुए कहा तो शिव ने अपनी आंखें बंद की और बोला, मुझे सब जानना है, सब। कौन है, कहां से है, इसके खानदान तक की कुंडली मुझे चाहिए सुबह तक। सईद ने सिर झुकाया और फिर वहां से निकलने बढ़ गया। सईद के जाने के बाद शिव ने दरवाजे बंद किए और बार के पास आकर एक गिलास में शराब उड़ेली और फिर गुस्से से लाल आंखें लिए वहीं स्टूल पर बैठ गया। उसने एक और गिलास भरा और उसे हाथ में सामने जमीन को घूरने लगा। उसके दिमाग में अब भी शक्ति की तस्वीर घूम रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो कैसे उस लड़के के साथ उसके हाथ में अपना हाथ दिए बैठी थी। क्या वो भूल गई कि उसका अभी भी तलाक हुआ नहीं है? क्या वो खुद के लिए किसी और को ढूंढ चुकी है? हाँ, शायद यही सच है। वैसे भी जब वो खुद परंपरा से शादी कर रहा है तो शक्ति को भी अपने लिए हमसफर चुनने का हक है। जैसे ही ये ख्याल शिव के जहन में कौंधा, उसके बदन में आग सी लग गई। उसने अपने हाथ में पकड़ा गिलास एक ही घूंट में खाली किया और गिलास वहीं मेज पर पटक अपने बिस्तर की ओर बढ़ गया। उसने साइड टेबल पर रखा अपना फोन उठाया और उसमें शक्ति का नंबर निकालकर उसे डायल कर दिया। शक्ति कैब में बैठी खिड़की से सिर टिकाए बाहर देख रही थी। मुंबई शहर, उसका अपना शहर, कभी ना सोने वाला शहर, लाखों लोगों की किस्मत बनाने वाला शहर। लेकिन इतनी सब खूबियों के बाद भी इस शहर में अब उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। शक्ति ने एक गहरी सांस भरी और फिर अपने ईयरफोन कान में लगाए और एक पुराना गीत लगा अपनी आंखें बंद कर ली। सुंदर गीत था और उसकी पसंद का था। अभी गाना आधा भी नहीं हुआ था कि उसका फोन वाइब्रेट हुआ। शक्ति ने आंखें खोल स्क्रीन देखी तो उसमें शिव का नाम चमका। उसने गुस्से और चिढ़ से अपना सिर झटका और उसका कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसने दोबारा सॉन्ग प्ले पर हाथ रखा ही था कि शिव का नाम फिर चमका। इस बार भी शक्ति ने उसे बंद कर दिया। वो इस समय तनाव में थी और ऐसे में शिव से बात करना माने खुद को और तनाव देना। शिव अपने फोन में बार बार शक्ति का नंबर डायल कर रहा था और शक्ति बार बार उसका कॉल डिस्कनेक्ट कर रही थी। अब की जब शक्ति ने शिव का कॉल बंद किया तो वो गुस्से से चीखा और उठकर बाथरूम में घुस गया ताकि तैयार होकर शक्ति से मिलने जा सके। कुछ देर बाद वो बाहर निकला और कपड़े बदलकर अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर वहां से मैड आइलैंड वाले बंगले के लिए निकल गया। शक्ति अस्पताल पहुंची तो सुबह के 4 बज चुके थे। उसने रिसेप्शन पर विनय के बारे में पूछा और फिर सीधे भूमिका के वार्ड की ओर बढ़ गई।
वार्ड में भूमिका की देखभाल के लिए जो नर्स नाइट ड्यूटी पर रहती थी, वो एक कोने में पड़े सोफे पर आधी लेटी ऊँघ रही थी। शक्ति ने उसकी तरफ देखा और फिर अपना सिर झटक कर भूमिका की ओर बढ़ गई। भूमिका के पास पहुंच उसने वहां पड़ा स्टूल खींचा और उस पर बैठ गई। भूमिका के बदन पर मशीनों के कनेक्टर्स लगे हुए थे और मशीनों से टिक टिक की आवाजें आ रही थीं। स्टूल खींचने की आवाज सुनकर नर्स की नींद टूटी तो उसने सामने शक्ति को देखा और सीधी बैठ गई। शक्ति ने पलटकर उसकी ओर देखा और बोली कि वो चाहे तो कुछ देर और सो सकती है। नर्स ने शक्ति की बात सुनकर उसकी ओर झेंपते हुए देखा और उठकर भूमिका के वार्ड से बाहर निकल गई। नर्स के जाने के बाद शक्ति ने भूमिका की ओर देखा और पलंग पर रखा उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उसे सहलाते हुए बैठ गई। जुनून से निकलकर शिव सीधे मैड आइलैंड वाले बंगले के लिए निकल गया। शक्ति और उस डॉक्टर की तस्वीरें देख उसके अंदर एक अजीब ही बेचैनी ने घर कर लिया था। वो डर था शायद। डर? किस बात का डर? शक्ति को खो देने का डर? लेकिन वो तो खुद ही उससे अलग हो रहा है। शिव ने अपने हाथ की मुट्ठी कसी और उसे स्टीयरिंग पर दे मारा। वो मैड आइलैंड पहुंचा तब तक सुबह की रोशनी आसमान में फैलने लगी थी। शिव ने गाड़ी बंगले के प्रीमाइस में ले जाकर रोकी और फिर उसमें से बाहर निकल तेज कदमों से बंगले के अंदर जाने बढ़ गया। शिव अभी दरवाजे पर पहुंचा ही था कि उसने देखा दरवाजा बाहर से बंद है। ये देख शिव ने अपने बालों में उंगलियां चलाईं और एक बार फिर शक्ति का नंबर डायल कर दिया। रिंग जा रही थी लेकिन शक्ति उसका कॉल नहीं ले रही थी। अब की उसने सईद को फोन किया और बोला कि शक्ति कहाँ है, इस बात का पता लगाए। सईद ने उसे कुछ देर रुकने के लिए कहा तो शिव ने फोन बंद किया और वहीं बरामदे में बनी सीढ़ियों पर जाकर बैठ गया। उसके चेहरे पर चिढ़ साफ नजर आ रही थी। अपने बालों को उंगलियों में भींच उसने एक घुटी हुई चीख निकाली और फिर वो अपने पैर नीचे लटकाकर बैठ गया। उसकी आंखें बंगले के बागीचे में चारों ओर घूम रही थीं। उसे वो दिन याद आ रहा था जब वो राज के साथ जाकर भूमिका का आशीर्वाद ले शक्ति को वापस ले आया था। शक्ति को लेकर शिव अस्पताल के बाहर आया और उसे अपनी गाड़ी में ले जाकर बैठा दिया। शक्ति अपनी सीट पर सिमटकर बैठी शिव को दूसरी तरफ से आते हुए देख रही थी। शिव आकर ड्राइविंग सीट पर बैठा और फिर स्टीयरिंग पकड़कर एक गहरी सांस भरकर बाहर छोड़ दी। शक्ति अब भी उसकी ओर सवालिया नजर से देख रही थी। मिस्टर कपूर? शक्ति ने उसे पुकारा ही था कि शिव ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। क्या तुम मुझे शिव कहकर बुला सकती हो? बस शिव। शिव ने धीमे से कहा तो शक्ति की आंखें हैरत से बड़ी हो गईं। जब वो कुछ नहीं बोली तो शिव ने झिझकते हुए उसके होठों से अपनी उंगली हटाई और बोला, आई एम सॉरी, मैं बस। शिव को समझ नहीं आया कि वो जो कहना चाहता है वो कैसे कहे। शक्ति अब भी उसकी ओर बड़ी बड़ी आंखों से एकटक देख रही थी। अब की शिव ने उसकी ओर देखा और आगे बढ़कर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। जैसे ही शिव ने शक्ति को चूमा, शक्ति के रोंगटे खड़े हो गए और अपने आप ही उसकी आंखें बंद हो गईं। कुछ पल बाद शिव उससे दूर हुआ और उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भरकर बोला, पता नहीं कैसे कब तुम्हें अपना मानने लगा। आज जब तुम मीनल के साथ मुझे पीछे छोड़ अपनी ममा के रूम में चली गईं तो ऐसा लगा जैसे मेरा दिल निकलकर बाहर आ जाएगा। मैं फिर भी खुद को संभालते बहलाते बाहर आया कि तभी डैड का फोन आ गया। मैंने उन्हें सब बताया तो उन्होंने मुझे रुकने के लिए कहा। जब तक वो नहीं आए थे मैं सारे समय तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था शक्ति, कि क्या वाकई में मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है या बस ऐसे ही कुछ दिनों के साथ का असर। लेकिन मैं सच था। शिवानी के बाद अगर इस दिल में कोई आ पाया है तो वो तुम हो। हालांकि ये भी उतना ही सच है कि मैं अभी इसे प्यार का नाम नहीं दे सकता, लेकिन शक्ति, कुछ तो ऐसा है जो नहीं चाहता कि मैं तुम्हें खुद से दूर जाने दूं। इतना कहे शिव ने अपने बालों में उंगलियां चलाईं और फिर एक छोटी सांस छोड़ शक्ति की ओर देखकर बोला, मैं एकदम सही नहीं जानता कि मेरे मन में तुम्हारे लिए जो है उसका नाम क्या है, लेकिन शक्ति, मैं बस नहीं चाहता कि तुम मुझसे अलग हो कभी भी। शिव ने अपनी बात खत्म की तो शक्ति कुछ देर उसकी आंखों में देखती रही। शायद वो ये देखना चाहती थी कि शिव जो कह रहा है वो सच है या नहीं। शिव की आंखों में उसे कुछ ठीक समझ तो नहीं आया, लेकिन वो इतना जरूर जानती थी कि शिव झूठ नहीं कह रहा। उसने अपनी आंखें झुकाईं और धीमे से सिर हिलाकर धीमे से बोली, और वो कॉन्ट्रैक्ट? जैसे ही शक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट की बात की तो शिव कुछ देर उसकी ओर देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कुछ देर पहले जो उसने किया, क्या उसके बाद भी शक्ति को किसी तरह का शक है। लेकिन वो ये जानता है कि उसकी बात गलत नहीं है। उसने शक्ति से रिश्ता ही इसलिए जोड़ा था तो उसका इस बारे में पूछना जायज है। वो अपनी सीट पर थोड़ा तिरछा होकर बैठा और शक्ति की ओर देखकर बोला, मैं अब उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानता। लेकिन शक्ति ने कुछ कहना चाहा, लेकिन क्या कहे समझ नहीं पाई।
शिव ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उसके हथेली का पिछला हिस्सा अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, लेकिन कुछ नहीं। हो सकता है शक्ति के हमारा मिलना कुछ अजीब हुआ, लेकिन आज न जाने क्यों मन चाहता है कि खुद को एक मौका दूं, और वो मौका मैं खुद को तुम्हारे साथ देना चाहता हूँ। इतना कह शिव कुछ देर रुका, फिर शक्ति की आंखों में देखकर बोला, क्या तुम मुझे खुद को ये मौका दोगी? शिव ने ये पूछा ही था कि उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। फोन के वाइब्रेशन से शिव एक झटके से अपने ख्याल से बाहर आया। उसने शक्ति के लिए चारों ओर नजर दौड़ाई तो खुद को बरामदे में पाया। फोन अब भी वाइब्रेट हो रहा था। उसने अपनी जेब में टटोला और अपना फोन निकालकर देखा। सईद था। हाँ साहब, वो इस समय अस्पताल में है। अस्पताल? कहीं उसे कुछ पता तो नहीं चल गया? कह नहीं सकता साहब। तो हाथ पर हाथ रखे बैठे क्यों हो? जाओ और पता करो, शिव ने तेज आवाज में कहा और फोन बंद कर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। उसे अस्पताल पहुंचना था, शक्ति के पास।